आज 2023 का क्वेश्चन लेकर आए आपके लिए। शुरू करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से, बोटनी के पार्ट से शुरू करेंगे और जूलॉजी आपके साथ मैम डिस्कस करेगी। मैं बोटनी आपका स्टार्ट करता हूँ। आपका आंसर की अपने इन्वेंटर्स के वेबसाइट पे रात को ही हम लोगों ने डाल दिया था। क्वेश्चन नहीं टाइप होने के कारण रात में आपका डिस्कशन नहीं कर पाए, नहीं तो रात में ही डिस्कस करते। शुरू करते हैं फिर फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिएगा आपसे क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। बोल रहा आरएनए पॉलीमरेज थर्ड का क्या ट्रांसक्रिप्शन में रोल है यूकैरियोट्स के अंदर। आपको एक बात बताए थे, आरएमटी का घड़ी पहनाए थे। आरएमटी, एचएमटी तो आपने सुना होगा, आरएमटी पहनाए थे। बोले थे क्या आरएनए कौन बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ये हो जाएगा आपका, ठीक। एम आपका आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड और टीआरएनए कौन बनाएगा, पॉलीमरेज थर्ड। अब पढ़िएगा क्या बोलता है आपसे, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ओनली एसएनआरएनए फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन पढ़िएगा ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरआरएनए 20S, 18S एंड 5.8S। थर्ड ऑप्शन क्या दे रहे हैं आपसे, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टीआरएनए 5S एसआरएनए एंड एसएनआरएनए। देख लो आप, टीआरएनए का सिंथेसिस कौन करता है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो पॉलीमरेज थर्ड अगर आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, टीआरएनए। तो अपना आंसर क्या होगा, थर्ड। आंसर क्या होगा, थर्ड। कॉपी पेस्ट लाइन है मोलिकुलर बायोलॉजी का एनसीईआरटी से। क्लियर है। अगला सवाल देखेंगे जी। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, मूवमेंट एंड एक्युमुलेशन ऑफ आयंस अक्रॉस अ मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय। बोल रहा आयंस का मूवमेंट अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जहां अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आ गया, आंसर क्या होना चाहिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन ही क्या दे रहा है आपको, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये सारा ऑस्मोसिस, पैसिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेड डिफ्यूजन पैसिव अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोले तो पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्यों, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पूछा गया है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पूछा गया है। अगला सवाल देखना, बोलता अपॉन एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन डीएनए स्टैंड विथ इथिडियम ब्रोमाइड विल बी शो। कैसा दिखता है, बोलता है यूवी रेडिएशन में जब डीएनए को इथिडियम ब्रोमाइड से कलर करते हैं उसके बाद देखेंगे तो कैसा दिखेगा, देखिएगा ब्राइट ऑरेंज कलर दिखता है। कैसा दिखता है, ब्राइट ऑरेंज कलर। कॉपी पेस्ट लाइन है किसका, एनसीईआरटी का। आपका 90 में से 90 क्वेश्चन कहां से आया है, एनसीईआरटी से। अगला सवाल देखिएगा, बोलता है थिकनेस ऑफ ओजोन इन ए कॉलम ऑफ एयर इन द एटमोस्फेयर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। बोला थिकनेस ऑफ ओजोन को किस में मेजर करते हैं, डॉब्सन्स यूनिट में मेजर करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। किस में मेजर करते हैं, डॉब्सन्स यूनिट में। क्लियर। अगला सवाल देखिएगा, बोलता एमंग यूकैरियोट्स रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। बोलता डीएनए का रिप्लिकेशन किस फेज में होता है, G2 फेज, M फेज, G1 फेज और S फेज। आंसर क्या होगा आपका, S फेज। क्लियर। तो सिंपल सवाल है सब। अगला सवाल देखिएगा जी, बोलता स्प्रेइंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोहार्मोन्स ऑन जुवेनाइल कॉनिफर्स हेल्प्स इन हास्टनिंग द मैच्योरिटी पीरियड दैट लीड्स टू ईयरली सीड प्रोडक्शन। बोलता हास्टनिंग का बात किया है और ईयरली सीड प्रोडक्शन का। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, जिब्रेलिक एसिड। आंसर क्या हो जाएगा, जिब्रेलिक एसिड। क्लियर। ये भी एनसीईआरटी से उठाकर दिया गया है। अगला सवाल देखिएगा, बोलता गिवन बिलो आर द ट्रू स्टेटमेंट्स। Statement 1, the force generated by transpiration can lift a xylem sized column of water over 130 मीटर। अच्छा, तो स्टेटमेंट 1 तो सही बिल्कुल है। स्टेटमेंट 2 पढ़िएगा, ट्रांसपीरेशन कूल्स लीफ सरफेसेस समटाइम्स 10 to 15 डिग्री बाय इवेपोरेटिव कूलिंग। बिल्कुल ये भी सही बात है। इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। क्लियर। अगला सवाल देखना, बोलता था हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी द अर्थ समिट वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरो इन द ईयर। कौन सी ईयर में, ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, 1992 विल बी द आंसर। तो डाटा है एनसीईआरटी का, इसमें क्या ही आपको समझाया जाएगा। अगला सवाल देखना जी, which micronutrients is required for a splitting of water।
बोलता स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट का रोल है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ढूंढ लीजिए मैग्नीज, तो मैग्नीज विल बी द आंसर, मैग्नीज विल बी द आंसर। अगला सवाल देखना, given below are the two statement, one is labeled as assertion A and other is labeled as assertion R। अच्छा, पहला क्या दे रहा आपसे, assertion A में ATP is used at 2 steps in glycolysis, बिल्कुल सही बात। दूसरा स्टेटमेंट क्या दे रहा, फर्स्ट ATP is used in converting glucose into glucose 6 phosphate, सही, and second ATP is used in conversion of fructose 6 phosphate into fructose 1,6 डाइफॉस्फेट, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। अब क्या दिया है आपका ऑप्शन, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, सेकेंड ऑप्शन बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, थर्ड ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन क्या दे रहे, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। देखो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, स्टेटमेंट सेकंड सही है, बट स्टेटमेंट फर्स्ट का सेकंड स्टेटमेंट कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, बोथ assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion, तो थर्ड इज द राइट आंसर, थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर एकदम। अगला सवाल देखो जी, बोलता लार्ज कलरफुल फ्रेग्रेंट फ्लावर्स विथ नेक्टर आर सीन इन, किसमें मिलेगा आपको, इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स, सीधा आंसर टिक करेंगे सेकंड, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। असर्शन ए में देखिए क्या बोलता है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज प्रोटोनीमा स्टेज, ओके। रीजन क्या दे रहे हैं, प्रोटोनीमा डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन द कैप्सूल, बिल्कुल फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है और करेक्टली एक्सप्लेन करता है, तो आंसर क्या होना चाहिए, देखो फर्स्ट ऑप्शन दिया, ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो आंसर क्या हो जाएगा सेकंड, क्योंकि ये असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है और रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन करता है। ये लाइन भी आपको कहाँ मिलेगा, प्लांट किंगडम में, एग्जैक्ट लाइन है किसमें, एनसीईआरटी में दिया हुआ। अगला सवाल देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर, बोलता है कौन से स्टेज में मियोसिस में डिवीजन हुआ किसका, सेंट्रोमेयर का, एन ऑफ फेज 2 विल बी द आंसर, एन ऑफ फेज 2 में सेंट्रोमेयर स्प्लिट होता है, ठीक। अगला सवाल देखना जी, इन एंजियोस्पर्म्स द हैप्लॉइड डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर ऑफ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सेक, हैप्लॉइड पूछा है, फिर क्या पूछा है, डिप्लॉइड पूछा है, फिर क्या पूछा है, ट्रिप्लॉइड पूछा है। हैप्लॉइड देखिएगा, हैप्लॉइड सिनर्जिड एंटीपोडल्स, एंटीपोडल्स भी हैप्लॉइड है, पोलर न्यूक्लियाई ए तो 3n है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड ए भी n है, ए n ए 3n, ए आपका न्यूक्लियस है 2n, जाइगोट है फिर से 2n, तो ये भी गलत, ये भी गलत, एंटीपोडल्स फिर से n, सिनर्जिड n, प्राइमरी इंडोस्पर्म 3n, सीक्वेंस ये वाला होना चाहिए, सिनर्जिड आपका हैप्लॉइड, जाइगोट आपका डिप्लॉइड और प्राइमरी इंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड, तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड, ये हो गया आपका हैप्लॉइड, दूसरा आपका डिप्लॉइड हो गया जाइगोट और ट्रिप्लॉइड क्या है, प्राइमरी इंडोस्पर्म, तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्या इसका, डी, फोर्थ इज द राइट आंसर। क्लियर। एंजियोस्पर्म के पूछा गया है, अगर जिम्नोस्पर्म पूछता तो जिम्नोस्पर्म का इंडोस्पर्म कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। आगे चलिएगा जी, एक्सप्रेस सीक्वेंसेस टैग EST रिफर्स टू, क्या किसको बोलते हैं, ऑल जीन्स दैट एक्सप्रेस्ड एज RNA, अच्छा, सर्टेन इंपॉर्टेंट एक्सप्रेस जीन्स, ऑल जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज प्रोटीन, गलत बात, ये भी गलत, ऑल जीन्स वेदर एक्सप्रेस्ड और अनएक्सप्रेस्ड, गलत है भी, ऑल जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज mRNA, तो आंसर क्या हो जाएगा सेकंड। अगला सवाल देखना, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 क्या दे रहा है आपको, इंडार्च एंड एग्जार्च आर द टर्म्स ऑफ्टन यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम इन द प्लांट, बोला इंडार्च और एग्जार्च आपका सेकेंडरी जाइलम के लिए टर्म यूज करते हैं उसका पोजीशन बताने के लिए, तो बिल्कुल गलत बात है। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम किसका पार्ट है, प्राइमरी जाइलम है दोनों, जो प्राइमरी जाइलम पहले बनता है उसको बोलते हैं प्रोटोजाइलम, जो प्राइमरी जाइलम बाद में बनेगा उसको बोलते हैं मेटाजाइलम।
तो प्रोटो और मेटा के लिए वर्ड यूज करते हैं। अगर प्रोटो बाहर की ओर है तो क्या बोलते हैं, एग्जार्च। अगर प्रोटो अंदर की है तो क्या बोलेंगे, इंडार्च। तो ये बिल्कुल गलत बात हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट देखिएगा, एग्जार्च कंडीशन इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ रूट सिस्टम। बिल्कुल सही बात है। आपको बता चुके हैं क्या कि रूट में आपका जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर होता है, और जाइलम में आपका प्रोटोजाइलम बाहर की ओर होता है। अगर प्रोटोजाइलम बाहर है तो कंडीशन क्या होगा, एग्जार्च। स्टेम के अंदर प्रोटोजाइलम अंदर होता है, कंडीशन क्या होगा, इंडार्च। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो गलत है, बट स्टेटमेंट सेकेंड बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर, ऑप्शन 1 विल बी द आंसर। अगला सवाल देखना, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैसल्स इन कॉर्न कॉब। टैसल्स क्या है, स्टिग्मा और स्टाइल है। टैसल का काम क्या आता है, आपका पॉलिन ग्रेन को पकड़ता है। तो पढ़िएगा ऑप्शन, टू प्रोटेक्ट सीड्स ना, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, ये भी बात नहीं, टू ट्रैप पॉलिन ग्रेन्स, एज इट इज कॉपी पेस्ट लाइन है एनसीईआरटी का, टू डिस्पर्स पॉलिन, ये भी गलत बात। आंसर क्या होगा, टैसल्स का काम क्या है आपका, जो कॉर्न कॉब में होता है, पॉलिन ग्रेन्स को ट्रैप करना। कहां से पूछा गया, सीधा एनसीईआरटी से उठा कर दिया है आपको, ये पूरा एनसीईआरटी का लाइन है ये। आगे देखो, द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अकर्स एट विच सब स्टेज ऑफ फेज 1 ऑफ मियोसिस। बोलता है कहां पर आपको क्या दिखेगा, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल दिखेगा। कौन से स्टेज में दिखता है, ऑप्शन देखने का जरूरत भी नहीं होना चाहिए। पैकिटाइन जो बोलते हैं, या पैकिटाइन कुछ भी बोलो, प्रोनाउंसिएशन डजंट मैटर। पैकिटाइन विल बी द आंसर, आंसर थर्ड। पैकिटाइन में क्या दिखेगा आपको, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल दिखेगा। अगला सवाल देखना, द फेनोमेना ऑफ प्लियोट्रोपिज्म रिफर्स टू। बोलता है प्लियोट्रोपिज्म को क्या बोलते हैं। ऑप्शन पढ़िएगा आप, ऑप्शन देखिएगा क्या दिया है, मोर देन 2 जीन्स अफेक्टिंग अ सिंगल कैरेक्टर। अच्छा, प्रेजेंस ऑफ सेवरल एलील्स ऑफ अ सिंगल जीन कंट्रोलिंग अ सिंगल क्रॉसओवर, ये बिल्कुल गलत बात, ये भी गलत बात। प्रेजेंस ऑफ 2 एलील्स, presence of several alleles of a single gene controlling a single crossover, more than 2 genes affecting a single character। ऑप्शन थर्ड पढ़िएगा, presence of 2 alleles each of the 2 genes controlling a single trait, a single gene affecting multiple phenotypic expression। आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। कहां से पूछा है भी, एनसीईआरटी और आपका कहां पर, जेनेटिक्स के अंदर। क्लियर। अगला सवाल देखिएगा जी, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला ऑप्शन क्या दे रहा है आपको, डिट्राइटिव होर्स परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन, सही बात है। सेकंड क्या बोलता है, द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन, ये भी सही बात है। वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स go down into the soil and get precipitated by the process called leaching, ये भी एनसीईआरटी कॉपी पेस्ट। तीनों बात सही हो गया। द डिट्राइटस फूड चेन बिगिंस विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल गलत बात, डेड ऑर्गेनिज्म। डिट्राइटस फूड चेन डेड ऑर्गेनिज्म से शुरू होगा जी। अर्थ बॉम्ब ब्रेक डाउन डिट्राइटस इनटू अ स्मॉलर पार्टिकल्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड कैटाबोलिज्म, ये भी गलत हो गया आपका। तो आंसर क्या आना चाहिए, करेक्ट पूछा था आपसे, करेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है तो आंसर आना चाहिए ए, बी और सी। ऑप्शन में देखिए कहीं पर ए, बी और सी दिया है, ए, बी एंड सी ओनली, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। आंसर क्या हो जाएगा 2। अगला सवाल देखो जी, सेलुलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विथ आयोडीन बिकॉज, बोलता है सेलुलोज आयोडीन के साथ ब्लू कलर क्यों नहीं बनाता है। इट ब्रेक डाउन व्हेन आयोडीन रिएक्ट विथ इट, ना ऐसा तो नहीं है। डाइसेकेराइड है, ये भी नहीं, पॉलीसेकेराइड है सेलुलोज। इट इज ए हेलिकल मोलिक्यूल, ये भी गलत बात। इट डज नॉट कंटेन्स कॉम्प्लेक्स हेलिक्स एंड हेंस कैन नॉट होल्ड आयोडीन मोलिक्यूल, ऐसा अगर स्ट्रक्चर होगा तो इसमें क्या करता है, उसको ट्रैप कर लेता है, जिससे कलर क्या आएगा आपका, ब्लू कलर आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ विल बी द आंसर। इट डज नॉट contains complex helix and hence cannot hold iodine molecule, इसमें आयोडीन मोलिक्यूल को ट्रैप नहीं कर सकता है। तो आंसर क्या हो गया, फोर्थ। अगला सवाल देखना, इन द इक्वेशन जीपीपी माइनस आर, जीपीपी माइनस आर एन इज इक्वल्स टू एनपीपी, ऐसा बोल रहा है कि जीपीपी से आप माइनस आर करोगे तो क्या आपको मिलता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मिलता है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से अगर रिस्पायरेटरी लॉस माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मिलेगा। बोला आर क्या है, तो आर क्या है, रिस्पायरेटरी लॉस है। आर क्या है, रिस्पायरेटरी लॉस है।
तो रिस्पिरेटरी लॉस टिक कर देंगे, आंसर क्या हो जाएगा 4। तो 122 का क्या हो गया आंसर 4। अगला सवाल देखो, हाउ मेनी एटीपी एंड NADH2 आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। कितना होगा 18 एटीपी और आपका कितना हो गया 12 NADH2। तो यही हो जाएगा आंसर, जहां ऑप्शन मिल जाए टिक कर दीजिए। 18 ATP एंड 16 NADH2, 12 ATP एंड 12 NADH2, बिल्कुल गलत बात। 18 ATP एंड 12 NADH2, ये भी गलत। आंसर क्या हो जाएगा थर्ड, 18 ATP एंड 12 NADH2 विल बी द आंसर। तो आंसर क्या हो गया आपका थर्ड। क्लियर यहां तक जी? आगे देखेंगे सुपर फास्ट तरीका से, क्योंकि ये सब NCERT कॉपी पेस्ट है, बहुत बार बताया गया है। In gene gun method used to introduce a line DNA into host cell, microparticles of metals are कौन से मेटल का माइक्रोपार्टिकल्स यूज करते हैं? टंगस्टन और गोल्ड को यूज करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा 4। किससे पूछा गया है? ये बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। क्लियर? आगे बढ़िएगा। Among the evil quarter, बोलता है evil quarter के भी which one is the consider the most important काउच ड्राइविंग एक्सटिंक्शन ऑफ स्पेसीज। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? को एग्जिस्टेंस ना, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ना, एलियन स्पेसीज ना, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन विल बी द आंसर। आंसर क्या हो जाएगा आपका सेकंड। ये भी कहां से उठाया है? सीधा NCERT है पूरा, है ना, लाइन उसमें लिखा गया है। आगे देखिएगा जी, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन A एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन R। अच्छा, बोलता है असर्शन में लेट वुड हैज ए फ्यूअर जाइलरली एलिमेंट्स विथ नैरो वेसल्स, बिल्कुल सही बात है, तो ट्रू है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कैम्बियम इज लेस एक्टिव इन विंटर, बिल्कुल सही बात है। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और असर्शन को रीजन करेक्टली एक्सप्लेन करता है। देख लीजिए ऑप्शन कहीं पर लिखेगा A इज फॉल्स बट R इज ट्रू, गलत। Both assertion and reason are true and reason is correct explanation of assertion, बिल्कुल सही बात है। विंटर सीजन में कैम्बियम लेस एक्टिव होता है, जिसके कारण जो जाइलम बनता है उसका वेसल्स पतला होता है, नैरो होता है। तो आपका NCERT, बोले ना NCERT ही सब कुछ है नीट वालों के लिए, सीधा उठाया उसी से और दे दिया। दोनों लाइन लगातार सीक्वेंस में लिखा गया है, किसमें? एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। अगला सवाल देखना जी, अनइक्यो, कितना बार बोले क्लास में, बोल रहे थे कि आएगा आएगा, इंपॉर्टेंट है। आप जब मोलिकुलर बायोलॉजी पढ़ा रहे भी तो 12th क्लास में 2 दिन पहले इसको डिस्कस भी किया, इसी डिजिटल बोर्ड पे, इसी क्लास में, और आपका ऑफलाइन क्लास में कम से कम बोले हैं 10 बार कि ये रिपीट हुआ है और आगे भी आने का संभावना है। और देखो ऐसा इत्तेफाक की 23 में ही पूछ दिया गया। अनइक्योवोकल प्रूफ, सीधे NCERT की लाइन है। अनइक्योवोकल मतलब स्पष्ट कर दिया गया, फाइनल प्रूफ कि DNA ही जेनेटिक मटेरियल है। कौन दिया था? अल्फ्रेड हर्सी एंड मार्था चेस। अल्फ्रेड हर्सी एंड मार्था चेस के एक्सपेरिमेंट से आपका क्लियर है कि DNA क्या है? आपका जेनेटिक मटेरियल है। इसको हम बोलते हैं फाइनल प्रूफ है। इसके बाद कभी भी कोई सवाल नहीं उठाया कि कौन जेनेटिक मटेरियल होगा। क्लियर बात? अल्फ्रेड हर्सी मार्था चेस विल बी द आंसर। अब आपसे पूछ सकता है आगे जाके कभी कि एवरी मैकार्टी और मैकेलॉयड के एक्सपेरिमेंट से पहले किसको जेनेटिक मटेरियल मानते थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन। तो ये सब तो हम जब आगे कभी पढ़ाएंगे आपको तो बताएंगे, आज तो सिर्फ और सिर्फ किसका बात करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। आगे देखिएगा जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स on same chromosome as a measure of the distance between genes to map their position on chromosome was used for the first time। कौन किए थे? इनका स्टूडेंट थे थॉमस हंट, मॉर्गन के स्टूडेंट थे, नाम क्या था? अल्फ्रेड स्टोरवेंट। इन्होंने क्या किया था? पहले जीन मैपिंग किया था। सीधा NCERT में लिखा गया, फिर सीधा NCERT में जब लिखा तो सीधा नीट वाला पूछ दिया, खत्म बात। अगला सवाल देखना, द रिएक्शन सेंटर इन PS2, बताने का भी जरूरत नहीं, सीधा देखो और टिक करो 680 नैनोमीटर। PS2 का आपसे पूछ रहा है, PS2 का कितना होगा? 680 नैनोमीटर। जरूरत भी नहीं है पढ़ने का, ऑप्शन देखिए टिक किए, सीधे NCERT है सब, और वो भी ऊपर सुपरफिशियल NCERT, डेप्थ NCERT कुछ कुछ ही है। आगे देखिएगा जी, फैमिली फैबेसी डिफर्स फ्रॉम सोलेनेसी एंड लिलियसी। अच्छा, फैमिली फैबेसी डिफर करता है किससे? सोलेनेसी से और लिलियसी से, विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेमेंस। अच्छा, with respect to the stamens, pick out the characteristic specific to family Fabaceae। अच्छा,
बट नॉट फाउंड इन सोलेनेसी और लिलियसी। बोलता है ऐसा कैरेक्टरिस्टिक देखना है जो फैबेसी में तो होता है लेकिन सोलेनेसी में और लिलियसी में नहीं होता है। आपको पता है क्या मोनो एडल्फस और डाई एडल्फस कंडीशन। डाई एडल्फस कंडीशन किसमें होता है? एनसीईआरटी ने लिखा कि डाई एडल्फस कंडीशन किसमें होता है? पी में होता है। डाई एडल्फस कंडीशन पी में होता है। पी का फैमिली क्या है? आपका फैबेसी फैमिली है। तो अगर पी का फैमिली फैबेसी है मतलब डाई एडल्फस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैमिली फैबेसी। बहुत बार क्लास में बोले हैं डाई एडल्फस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैमिली फैबेसी। आप बोलोगे इसमें सर सोलेनेसी में और इसमें होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। सोलेनेसी में और लिलियसी में इसमें क्या होता है आपका इपीपेटलस कंडीशन। इपीपेटलस कंडीशन इसका फीचर है, इपीपेटलस कंडीशन। लिलियसी का क्या फीचर है? इपीटेपलस कंडीशन। तो ये सब बात तो क्लास में हुआ, अब यहाँ पर तो क्वेश्चन डिस्कस होगा तो इतना टाइम नहीं लेना है, सीधा टिक करेंगे डाई एडल्फस एंड डाइथिकस एंथर। क्लियर एकदम। मोनोएडल्फस कंडीशन किस में होता है पूछ दे कभी? चाइना रोज में होता है मोनोएडल्फस। और चाइना रोज का फैमिली एनसीईआरटी में तो नहीं दिए हैं लेकिन आपको बताया है चाइना रोज का फैमिली क्या होता है? मालवेसी फैमिली। क्या होता है? मालवेसी फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट लीफ मेसोफिल सेल्स आर पट इन कल्चर मीडियम अच्छा टू फॉर्म कैलस, दिस फेनोमेना में बी कॉल्ड एज। बहुत बार क्लास में बोले हैं कि अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट कर गया मतलब डिवाइड नहीं कर रहा है, अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट कर गया डिवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन अगर डिफरेंशिएट करने के बाद कोई अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है डिफरेंशिएट करके परमानेंट टिश्यू बना दिया, क्या बना दिया? परमानेंट टिश्यू बना दिया। अगर इस परमानेंट टिश्यू को दोबारा डिवाइड करना होगा मतलब दोबारा अगर डिवाइड करने का मन करेगा तो ये क्या करेगा? यहाँ पर तो ये डिफरेंशिएट हुआ था, यहाँ पर क्या होगा? ये डिफरेंशिएट हुआ जब मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट बना, लेकिन फिर परमानेंट से डिवाइड करना अगर शुरू करेगा तो क्या बोलते हैं? डी डिफरेंशिएट करेगा। और जब डी डिफरेंशिएट करेगा तो वही आपका यहाँ पर पूछा गया है कि मेसोफिल सेल्स कैलस बना रहा है टिश्यू कल्चर में तो कौन सा प्रोसेस हो रहा है? डी डिफरेंशिएशन। कहाँ लिखा है? डी डिफरेंशिएशन विल बी द आंसर। अब मान लो यहाँ पर बना सेकेंडरी, आपका सेकेंडरी मेरिस्टेम बना, क्या बना? सेकेंडरी मेरिस्टेम बना। अब सेकेंडरी मेरिस्टेम का फिर से मन किया कि हम डिवाइड नहीं करेंगे तो क्या करेगा? ये रीडिफरेंशिएट करेगा। ये क्या करेगा? रीडिफरेंशिएट करेगा। अब आज बताने का ये सब वक्त नहीं, आज सीधा सवाल पे आएंगे हम। आंसर क्या हो जाएगा? डी डिफरेंशिएशन। आगे देखिएगा जी, विच हार्मोन प्रोमोट्स इंटरनोड पेटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस? इन डीप वाटर राइस बोलता है पेटियोल इलोंगेशन प्रोमोट्स इंटरनोड पेटियोल इलोंगेशन। देख रहे हो लाइन कहां से है? एनसीईआरटी का लाइन है। किसका लाइन है? एनसीईआरटी का लाइन है। कौन सा आंसर हो जाएगा? इथाइलिन विल बी द आंसर। सीधा उठाकर दे दिया उसको। ये बात एनसीईआरटी में लिखा गया है, खोल कर देख लीजिएगा कौन सा चैप्टर आपका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में लिखा गया है। आगे देखो नेक्स्ट सवाल, ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेट्स आउट। बोलता है जब इथेनॉल डालते हैं तो क्या प्रेसिपिटेट करता है? डीएनए बैठ जाता है नीचे, प्रेसिपिटेट कर जाता है, तो डीएनए विल बी द आंसर। अगला सवाल देखिएगा, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। सीधा उठा कर दिया है। हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट का नाम क्या होता है? साल्विनिया और सेलाजिनेला। देख लो, इक्विजिटम एंड साल्विनिया बिल्कुल नहीं, लाइकोपोडियम एंड सेलाजिनेला बिल्कुल नहीं, साइलोटम एंड साल्विनिया, सेलाजिनेला एंड साल्विनिया। देख रहे हो सीधा एनसीईआरटी से पूछा गया हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट का नाम, क्योंकि यहीं से तो शुरू हुआ सीड का डेवलपमेंट हेटेरोस्पोरिस से, और बाद में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म कैसा होगा आपका? हेटेरोस्पोरस होगा। इसके पहले ब्रायोफाइट्स कैसे होते हैं? हेटेरोस्पोरस नहीं होते, होमोस्पोरस होते। आगे चलते हैं, एक्जाइल प्लासेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन। एक्जाइल प्लासेंटेशन को आपका निमोनिक्स क्या बताए थे? एक्जाइल प्लासेंटेशन जब पढ़ाए मॉर्फोलॉजी में तो निमोनिक्स बताए थे ले चिंटू, ले चिंटू। तो ले चिंटू से आप क्या याद कर बोल रहे थे? लेमन, लेमन, चाइना रोज और टोमेटो। लेमन, चाइना रोज एंड टोमेटो। लेमन, चाइना रोज और टोमेटो ढूंढिए। और क्या बोले थे कि अगर फैमिली उसको जोड़ना होगा तो दो फैमिली आपको वहां पर बताए थे इसके एग्जांपल में एक्जाइल प्लासेंटेशन के, एक तो सोलेनेसी फैमिली और दूसरा क्या बोले थे कि लिलियसी फैमिली भी इसी में आएगा। तो सोलेनेसी और लिलियसी फैमिली का एग्जांपल जहां दिख जाए उसी को देखकर टिक करेंगे। तो ले चिंटू, लेमन, चाइना रोज और टोमेटो। देखिए तो
चाइना रोज, लेमन टोमेटो। पिटूनिया कौन से फैमिली से है? सोलेनेसी फैमिली से है, तो फर्स्ट ही आंसर हो गया। मस्टर्ड का फैमिली क्या है? ब्रासिकेसी फैमिली है। ब्रासिकेसी फैमिली में कैसा प्रेजेंटेशन होगा? एक्साइल होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। चाइना रोज बिल्कुल नहीं। बीन्स, बीन्स में कैसा होगा आपका? मार्जिनल प्रेजेंटेशन होगा। पी में कैसा होगा? मार्जिनल प्रेजेंटेशन होगा। डायंथस में फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन होगा। क्लियर कट है, क्या आंसर हो जाएगा? फर्स्ट। अगला सवाल देखो जी, given below are the two statements, one is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R। अच्छा, assertion A में क्या बोलते हैं आपसे? a flower is defined as a modified shoot wherein the shoot apical meristem changes to the floral meristem। बिल्कुल सही बात, NCERT। रीजन आर, internodes of the shoot gets condensed to produce different floral appendages laterally at the सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ लिप्स। ये भी बिल्कुल सही है, मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और असर्शन को रीजन करेक्टली एक्सप्लेन करता है। तो आंसर क्या होगा? बोथ असर्शन एंड रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्या हो जाएगा आंसर? सेकंड। थर्ड में क्या दिया था? बोथ असर्शन एंड रीजन इज ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट। बिल्कुल गलत बात, इसको करेक्टली एक्सप्लेन करता है कट टू कट NCERT। पहले ए लाइन लिखा हुआ है, फिर ए लाइन लिखा हुआ है, और इसका एक एक्सप्लेनेशन है। आगे चलो, हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन्स द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ। किसमें लिखा गया? मोलिकुलर बायोलॉजी उठाकर देख लीजिएगा, 80 प्रोटीन्स विल बी द आंसर। बोलता राइबोसोम कितने प्रोटीन से बने हुए हैं? कितने प्रोटीन से बने हुए? 80 प्रोटीन। कहाँ? मोलिकुलर बायोलॉजी, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, क्लास 12। अगला सवाल देखिएगा, मेलानोड इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया बाय इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ। इसका इनहिबिटर कौन है? सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज विल बी द आंसर। आगे चलिएगा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस कहाँ होगा? EMP पाथवे, ये मैच हो गया आपका। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल फर्स्ट, तो आपका आना चाहिए ए का क्या आना चाहिए? सेकेंड। बी का क्या आना चाहिए आपका? बी का फोर्थ, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस EMP पाथवे, ये भी ठीक। थर्ड का क्या लिखा? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो सी आपका क्या है? थर्ड, और डी क्या है आपका? फर्स्ट। तो इसको जहां मैच कर जाओ टिक कर दीजिएगा, ए का सेकेंड, बी का फोर्थ, सी का थर्ड, डी का फर्स्ट। ए विल बी द आंसर, ए विल बी द आंसर। अगला सवाल, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। Gauss competitive exclusion principle states that the two closely related species competing for the same resources cannot coexist indefinitely and competitively inferior one will be eliminated। बोलता गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताता है कि दो अगर स्पेसीज को एग्जिस्ट करता है तो जो इंफीरियर होगा वो इलिमिनेट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है इन जनरल carnivores are more adversely affected by the competition than the herbivore। अच्छा, गलत बात है, तो ज्यादा इफेक्ट कौन करेगा आपका? कंपटीशन से होगा हर्बीवोर, तो एक गलत हो गया, तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज टू गलत। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, ये भी गलत बात। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स, ये भी गलत बात। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। क्या हो जाएगा आंसर? 4 विल बी द आंसर। आगे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर कीमियोऑस्मोसिस। बोलता है कीमियोऑस्मोसिस के लिए किस कॉम्बिनेशन का जरूरत पड़ता है? तो मेम्ब्रेन, प्रोटीन पंप, कहाँ प्रोटोन पंप? प्रोटीन पंप नहीं, प्रोटीन पंप तो और पढ़ेंगे कहाँ? सेल बायोलॉजी में। तो मेम्ब्रेन एक तो चाहिए आपको, मेम्ब्रेन चाहिए, ठीक, प्रोटॉन पंप चाहिए, और एटीपी सिंथेज चाहिए। जहां कहीं लिखा है क्या? मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप, इसका क्या लिखा? प्रोटॉन पंप, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, NADH सिंथेज ना, NADH सिंथेज का कोई काम नहीं है। मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट, ATP सिंथेज। हाँ ठीक, ये बिल्कुल सही लग रहा है। बाकी इसमें फिर से NADH सिंथेज ना, प्रोटॉन पंप, इलेक्ट्रॉन। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। ठीक, अगला सवाल देखिएगा जी, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन A एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन R। अच्छा,
एसर्शन में क्या देता है, इन जिम्नोस्पर्म्स द पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड कैरिड बाय एयर करेंट्स। बोलता है जिम्नो, ये तो सही बात है, बिल्कुल सही है। अगला देखिएगा रीजन, एयर करेंट्स कैरी द पोलन ग्रेन्स टू माउथ ऑफ द आर्चिगोनिया, यहाँ तक सही है। वेयर द मेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज एंड पोलन ट्यूब इज नोट फॉर्म, नोट फॉर्म ने खिल गया, यहाँ पर नोट फॉर्म लिखा, पोलन ट्यूब इज फॉर्म, तो गलत हो गया, फॉल्स। देखो लास्ट में पलट दिया सवाल इसका स्टेटमेंट को, थोड़ा सा भी आप अगर लापरवाही करोगे तो गलत हो जाएगा। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, गलत। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए भी गलत। ए एंड आर ट्रू बट ए भी गलत। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, तो फोर्थ विल बी द आंसर, फोर्थ विल बी द आंसर। कॉपी पेस्ट लाइन है सब एनसीईआरटी का, एक भी बाहर का नहीं है अभी तक। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, बोलता कौन सा स्टेटमेंट गलत, सॉरी कौन सा स्टेटमेंट गलत है, हाँ इज नॉट करेक्ट। द अमाउंट ऑफ सम टॉक्सिक सब्सटेंस ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इंक्रीजेज इन ऑर्गेनिज्म एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल, सही बात है। तो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन a sewage polluted water body consume a lot of oxygen causing the death of aquatic organism, ये भी सही बात है। algal blooms caused by excess of organic matter in water improves water quality and promote fishery, गलत बात है, वाटर क्वालिटी को खराब करता है और फिशरी को छोड़ो फिश को मार देगा, तो आंसर क्या हो जाएगा थर्ड, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है। नॉट करेक्ट मतलब क्या, गलत पूछा है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन फोर्थ भी पढ़ लेते हैं, वाटर हाइसिन ग्रोज अबंडेंटली इन यूट्रोफिक वाटर बॉडीज एंड लीड्स टू एन इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम डायनेमिक्स ऑफ द वाटर बॉडी, एनसीईआरटी का एग्जैक्ट लाइन है, एनसीईआरटी का एग्जैक्ट लाइन है। तो ये तो सही बात है, ए भी सही, ए भी सही, गलत क्या है थर्ड, पूछा क्या था, गलत ही पूछा था आपसे, तो थर्ड हो जाएगा आंसर। अगला सवाल देखना क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, कौन सा स्टेटमेंट क्लिनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में गलत है, गलत है कि सही है, और करेक्ट सही पूछा है, ठीक। दिस डिसऑर्डर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडन डाउन, ना लैंगडन डाउन किसको डिस्क्राइब, डाउन सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम का तो बात ही नहीं कर रहे हम, क्लिनफेल्टर का बात करें तो खत्म हो गया बात। सच एन इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट हाउएवर द फेमिन डेवलपमेंट इज ऑल्सो एक्सप्रेस, बिल्कुल सही बात है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट भी होता है इसमें, तो ये तो सही लग रहा है, बी सही लग रहा है, ए गलत है, देखो ए गलत है, बी सही है। सी पढ़िएगा, द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टैचर, फिर से वही बात, डाउन सिंड्रोम का बात है तो ये भी गलत। फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, ये भी डाउन सिंड्रोम का बात है, इसमें नहीं आएगा। सच इंडिविजुअल्स आर स्टेराइड, तो ई भी सही लग रहा है अपने को, ई भी सही लग रहा है। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम के लिए दो स्टेटमेंट सही लग रहा है, एक तो बी और दूसरा क्या लग रहा है अपने को, ई। तो बी और ई कहीं पर अगर दिया हो तो बी और ई शुड बी द आंसर। फोर्थ, बी एंड ई इज राइट आंसर, बी एंड ई ओनली। देख रहे हो सीधा एनसीईआरटी है, बस पलट पलट के दे दिया थोड़ा बहुत इधर उधर। आगे देखो आप, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, एनाटॉमी से पूछा गया है जी। लेंटिसेल्स आर लेंस शेप्ड ओपनिंग परमिटिंग द एक्सचेंज ऑफ गैस, सीधा लाइन एनसीईआरटी ट्रू। बार्क फॉर्म ईयरली इन द सीजन इज कॉल्ड ईयरली बार्क, ये बोल रहा है हार्ड बार्क। अगर ईयरली बनेगा तो सॉफ्ट बार्क बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, ईयरली बार्क भी बोलते हैं। अगर लेट से बनेगा तब हार्ड बार्क बोलेंगे, समझ रहे बात। और आपका लेट बार्क, तो ये गलत हो गया जी, हार्ड बार्क बोल रहा है, बोल रहा है ईयरली जो बनता है उसको हार्ड बार्क बोलते हैं, नहीं सॉफ्ट बार्क बोलते हैं और ईयरली बार्क भी बोलते हैं। बार्क इज ए टेक्निकल टर्म ना, बार्क इज ए नॉन टेक्निकल टर्म, खेल गया यहाँ पे भी, ये भी गलत हो गया। बार्क इज ए नॉन टेक्निकल टर्म दैट रिफर्स टू ऑल द टिश्यू एक्सटीरियर टू वस्कुलर कैम्बियम, बाकी बात सही बोल रहा है, यहाँ पर बोलता टेक्निकल टर्म, टेक्निकल टर्म नहीं है, नॉन टेक्निकल टर्म है। हम जो भी आपका वेस्कुलर कैम्बियम से बाहर मिलता है उसको क्या बोलते हैं, बार्क बोलते हैं, नॉन टेक्निकल टर्म है, तो ये भी गलत हो गया। डी देखिएगा, बार्क रिफर्स टू पेरिडर्म एंड सेकेंडरी फ्लोएम, बार्क मतलब क्या, पेरिडर्म और सेकेंडरी फ्लोएम, तो डी भी सही है, तो ए भी सही और डी भी सही। फिलोजन इज ए सिंगल लेयर इन थिकनेस, सिंगल लेयर होता है क्या, ना, सिंगल लेयर होता है क्या, ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आपसे पूछा है, करेक्ट पूछा है, करेक्ट। देखो आंसर तो ये भी हो सकता है फेलोजेन जो है, लेकिन दो लेयर, कॉर्टेक्स के दो लेयर से बनता है, कॉर्टेक्स के दो लेयर से बनता है, तो हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं।
तो आपका कौन कौन सही है देख लीजिए, ए और कौन सही है आपका, डी। तो ए और डी इज द राइट आंसर। अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए एंड डी इज द राइट आंसर। तो ए एंड डी ओनली, क्लियर, ए एंड डी ओनली। फिर से देख लीजिएगा, ए एंड डी ओनली। अगला सवाल देखना, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एम फेज। एम फेज को किससे मैच करवाओगे आप, इक्वेशनल डिवीजन, ठीक। G2 फेज, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड, क्वेसेंट स्टेज, इनएक्टिव फेज है क्वेसेंट स्टेज। G1 फेज, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। कॉपी पेस्ट एनसीईआरटी पूरा है आपका। अब मैच कर लीजिए, ए का क्या आपका होगा, ए का देख लीजिएगा क्या होगा सर, ए का फोर्थ, ए का फोर्थ, ठीक। बी का फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड, तो सी का सेकेंड, और डी का आपका क्या आया, थर्ड, तो डी का थर्ड। अब मैच कर लो, जिसमें ए मैच कर जाए कहानी अपना खत्म हो जाएगा। ए का 4, बी का फर्स्ट, ए का 4, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड, डी का थर्ड। तो फोर्थ विल बी द राइट आंसर, फोर्थ विल बी द राइट आंसर। कॉपी पेस्ट पूरा ऐसा देख रहे हो आप, एक एक लाइन एनसीईआरटी से आया है, एक एक लाइन। आगे चलो जी, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 बोलता है आपको मैच करना। अच्छा, म्यूचुअलिज्म, तो म्यूचुअलिज्म का क्या हो जाएगा, प्लस प्लस ये हो गया। कॉमनसेलिज्म, तो कॉमनसेलिज्म प्लस और आपका, प्लस और आपका जीरो, तो प्लस और जीरो कहाँ है, प्लस और जीरो, ए हो गया, ठीक। एक को फायदा होगा, एक को कोई ना फायदा ना नुकसान। म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा होगा, कॉमनसेलिज्म में एक को फायदा होगा, एक को ना फायदा होगा ना नुकसान होगा। अमेंसलिज्म में एक को घाटा होगा, एक को कुछ भी ना नुकसान होगा ना फायदा होगा। तो ये हो गया आपका। पैरासिटिज्म में एक को फायदा, एक को नुकसान। मैच कर लीजिए सर इसको, ए का आपका क्या हो जाएगा, ए का है फोर्थ, सॉरी ए का फोर्थ, ए का फोर्थ मैच करो, ए का फोर्थ, ए का फोर्थ, बी का, ए का फोर्थ, बी का, बी का क्या है फर्स्ट, सी का सेकेंड, डी का थर्ड, डी का थर्ड। मैच कर लो, जिसमें मिल जाए वही आंसर हो जाएगा। ए का 4, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड, डी का थर्ड। क्लियर। पॉपुलेशन इंटरेक्शन एनसीईआरटी का टेबल कहाँ पर, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में हर बार पूछा जाता है टेबल। ये टेबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में। फिर से उठाया और आपको दे दिया गया है, आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। अगला सवाल देखिएगा, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। कोहेशन, कोहेशन किसको बोलते हैं, म्यूचुअल अट्रैक्शन एमंग वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक। एडेशन किसको बोलते हैं, अट्रैक्शन टुवर्ड्स पोलर सरफेसेस, ठीक बात। सरफेस टेंशन लिक्विड में होता है तो मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेजेज। गटेशन किसको बोलते हैं, वाटर लॉस इन लिक्विड फेज, वाटर लॉस इन लिक्विड फेज। मैच कर लीजिए सर, ए का क्या होगा आपका, कोहेशन का सेकेंड, ए का सेकेंड, ठीक बात। बी का एडेशन का, बी का फोर्थ, बी का फोर्थ, सी का क्या होगा, देखना ध्यान से, सी का क्या होगा फर्स्ट सरफेस टेंशन, और गटेशन आपका क्या है सर, वाटर लॉस इन लिक्विड फेज, तो डी का थर्ड। जिसमें मिल जाए ऑप्शन ए वही टिक करेंगे। ए का सेकेंड, बी का फोर्थ, ए का सेकेंड, बी का फोर्थ, ए का सेकेंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का थर्ड, सेकेंड। 2 विल बी द आंसर, 2 विल बी द आंसर। अगला सवाल देखना, main steps in the formation of recombinant DNA are given below, arrange these steps in a correct sequence। अच्छा, बोलता है स्टेप्स आपको दे रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, आपको अरेंज करना है इनको करेक्ट सीक्वेंस में। इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल, कटिंग ऑफ डीएनए एट अ स्पेसिफिक लोकेशन बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, और फोर्थ क्या दे रहा है आपको, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। सबसे पहले क्या करेंगे हम, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, तो फर्स्ट पर इसको रख लीजिए। दूसरे पे क्या करोगे आप, कट करोगे डीएनए को, तो कटिंग ऑफ डीएनए एट अ स्पेसिफिक लोकेशन बाय रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोटाइड, तो थर्ड सेकंड पे इसको रख दिए। और फिर क्या करेंगे, पीसीआर करेंगे, तो थर्ड पर इसको रख लीजिए, सॉरी थर्ड पर इसको रख लीजिए, पीसीआर वाला काम। लास्ट में क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो आपका सबसे लास्ट क्या हो गया, 4। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट पर क्या लिखें, सी,
सेकेंड बी, तो सी बी, और आपका फिर क्या डी, और फिर क्या ए, तो सी बी डी ए, सी बी डी ए, सी बी डी ए, फोर्थ विल बी द आंसर, सी बी डी ए बोलता है करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज कीजिए, आंसर क्या हो जाएगा आपका फोर्थ। अगला सवाल देखिएगा, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। अच्छा, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करवाना है। जिंक सबसे पहले आपको दिख गया, जिंक क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, पहला बात तो यही खत्म हो गया, सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। बोरोन सेल इलोंगेशन एंड डिफरेंशिएशन। आयरन, आयरन क्या करेगा, एक्टिवेटर ऑफ कैटालिसिस। मॉलिब्डेनम क्या है, कंपोनेंट ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज। तो आंसर क्या होना चाहिए, ए का क्या हो जाएगा बताइए, ए का थर्ड, ए का थर्ड, बी का क्या होगा, देखिएगा बी का क्या होगा फर्स्ट। जिंक का काम क्या है, सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन में मदद करता है जी। सी सेल इलोंगेशन एंड डिफरेंशिएशन। डी क्या हो जाएगा, पॉलीडेनम। मॉलिब्डेनम क्या हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज, तो डी का सेकंड। देख लो इसमें, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का सेकंड, तो ए हो जाएगा आंसर। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का सेकंड। क्लियर। अगला सवाल देखिएगा, मैम डिस्कस करेगी जूलॉजी, इसको हम बता चुके इसलिए बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग commonly sexually transmitted disease is completely curable when detected early and treated properly। जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा रहे थे आपको, रेट्रोवायरस का बात बताए थे, तो बोले थे कि तीन बीमारी ऐसा है जो कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है। एक नाम क्या आपको बताए थे, एड्स का, जो कि नहीं कंप्लीटली क्यूरेबल है, उसी को हम HIV से होता है तो HIV इन्फेक्शन बोलते हैं। सेकंड क्या बताए थे आपको, हेपेटाइटिस बी बताए थे, हेपेटाइटिस बी बताए थे। और आपका थर्ड क्या बताए थे आपको, जेनाइटल हर्ब्स बताए थे। तो जेनाइटल हर्ब्स, हेपेटाइटिस बी और HIV इन्फेक्शन एड्स, इनको छोड़कर जितने भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं वो सब कंप्लीटली क्यूरेबल हैं। जितने भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं वो सब कंप्लीटली क्यूरेबल है। तीन को छोड़ दो, एड्स को, हेपेटाइटिस बी को और जेनाइटल हर्ब्स को। क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज नॉट कंप्लीटली इज कंप्लीटली क्यूरेबल। कंप्लीटली क्यूरेबल बोल रहा है आपसे, व्हेन डिटेक्टेड ईयरली एंड ट्रीटेड प्रॉपर्ली, जब पहले डिटेक्ट कर ले और उसका अगर ट्रीटमेंट शुरू कर दे। देखिए तो HIV इन्फेक्शन, तो HIV इन्फेक्शन तो बीमारी है, एड्स जो है कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है, जेनाइटल हर्ब्स नहीं क्यूरेबल है, हेपेटाइटिस भी क्यूरेबल नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, गोनोरिया विल बी द आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, गोनोरिया विल बी द आंसर। क्लियर। चलो आगे चलते हैं, मैम का पार्ट है, डिस्कस करेगी। आगे चलते हैं, ये भी मैम का है, जूलॉजी है आपका जी, ये भी जूलॉजी है, ये भी जूलॉजी है। हाँ, ये आ गया मोलिकुलर बायोलॉजी। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, RNA म्यूटेट एट ए फास्टर रेट, बोलता RNA म्यूटेट करता फास्टर रेट पर, सही बात। वायरसेस हैविंग RNA जीनोम एज एंड शॉर्टर लाइफ स्पेन म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर, ठीक बात, सही बात है, दोनों बात सही है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, कहाँ गया, दोनों NCERT का लाइन है, दोनों सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, गलत। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। अभी तक जितना क्वेश्चन भी देखे हो सब बनना चाहिए आपसे, कॉपी पेस्ट NCERT है। आगे चलिए जी, रेडियल सिमेट्री मैम का पार्ट है, ये भी देखेगी। चलो जी आगे चलते हैं, ये भी वही है, जूलॉजी पोर्शन है आपका, जूलॉजी है। हाँ आ जाइए, आपका आ गया सेल। Which of the following are not considered? Which of the following are not considered as a part of endomembrane system? कौन से सेल ऑर्गेनेली को हम इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं रखते हैं? आपको निमोनिक्स बताए थे, गर्ल, GERLV। जी से क्या होता है आपका, गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी अपरेटस। गोल्जी बॉडी बोलो, गोल्जी अपरेटस बोलो, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलो, कोई तकलीफ नहीं है। ER से क्या होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इसका पार्ट है इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, है ना। 2 दिन पहले टेस्ट में भी MTR का दिए है क्वेश्चन। एल से क्या होता है आपका, लाइसोसोम, और लाइसोसोम आपको बताए हैं गोल्जी बॉडी के ही वेसिकल से बनता है, जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरता है वो लाइसोसोम बन जाता है, जिसमें आपका आयंस भरता है, पानी भरता है, वो वैक्यूल बन जाता है, तो वैक्यूल। दीज आर द पार्ट्स ऑफ इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। और इसके अलावा कोई भी सेल ऑर्गेनेली इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है।
ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट क्यों है? क्योंकि इनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं फंक्शंस इसके। एनसीईआरटी में लिखा गया है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सीसोम आर नॉट द पार्ट ऑफ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज देयर फंक्शंस आर नॉट कोऑर्डिनेटेड। सीधा उठाकर दे दिया है Which of the following are not considered as a part of endomembrane system? देखो ये तो है जी बिल्कुल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देख लो गोल्जी कॉम्प्लेक्स बिल्कुल है आपका, दोनों पार्ट हो गया। देखो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सीसोम तीनों इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो ए सी और ई, ए सी और ई इज द आंसर, ए सी एंड ई इज द आंसर। क्लियर? देख रहे हो एकदम सीधा, कितना बार बोले कि आएगा आएगा, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आएगा ही आएगा। जब भी क्वेश्चन सवाल आपका क्लास में डिस्कस किए तो बोले कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम सेल में सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। देखो पूछ दिया आपसे। आगे चलो, हाँ देखिएगा इसमें जीन ए क्या कोड करता है? ट्रांससेक्टाइलेज, ए हो जाएगा आपका। जीन बाई परमिएज, मोलिकुलर बायोलॉजी है। जीन आई रिप्रेसर प्रोटीन, और जीन जेड क्या करता है? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज करता है। अब मैच कर लीजिए, मैच करने का काम है। ए का क्या होगा बताओ? ट्रांस, तो सेकेंड हो गया। बी का क्या होगा बताइए? तो बी का क्या आपका हो जाएगा? परमिएज, एनसीईआरटी ये भी है, बी का परमिएज। सी का क्या हो जाएगा बताओ? आई, जीन आई क्या करेगा? रिप्रेसर प्रोटीन, तो सी का फोर्थ। और डी का क्या हो जाएगा? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। इसमें मिलेगा, मैच कर लो। ए का सेकेंड, ए का सेकेंड, बी का थर्ड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट, आपका थर्ड हो जाएगा आंसर। कहां से उठाया है? मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लास्ट पोर्शन आप देखोगे, वहां पर इसका डिस्कशन बनता है लैक ऑपेरॉन में। क्लियर है जी? आगे चलते हैं। वंस अगेन ये जूलॉजी का पार्ट है, आगे चलेंगे हम। ये भी जूलॉजी है, जूलॉजी। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट सही है? अल्गल ब्लूम्स डिक्रीजेज फिश मोटिलिटी, अल्गल ब्लूम बोलता है डिक्रीज करता है फिश मोटिलिटी को, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, और बढ़ाता है। यूट्रोफिकेशन रिफर्स टू इंक्रीज इन डोमेस्टिक सीवेज एंड वेस्ट वाटर इन लेक्स, बोलता है यूट्रोफिकेशन आपका इंक्रीज करता है डोमेस्टिक सीवेज को और वेस्ट वाटर को लेक में। अच्छा, ये भी आपका गलत बात है। ऑप्शन थर्ड देखिएगा, बायोमैग्निफिकेशन रिफर्स टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल, बोलता है बायोमैग्निफिकेशन आपका रिफर्स टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल, ट्रॉपिक लेवल। तो सी बिल्कुल सही लग रहा है अपने को। प्रेशर ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, सॉरी प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन वेस्ट वाटर रेस्ट्रिक्ट अल्गल ब्लूम, आपका बोलता है लार्ज अमाउंट ऑफ अगर न्यूट्रिएंट्स होगा तो अल्गल ब्लूम को बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा ये अल्गल ब्लूम को, ये अल्गल ब्लूम को इंक्रीज करेगा ये, ना कि कम करेगा। तो ये तो गलत है, आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। सीधा डिफिनीशन है बायोमैग्निफिकेशन का कि जो आपका कंसंट्रेशन ऑफ जो टॉक्सिकेंट होता है हर ट्रॉपिक लेवल पर बढ़ते चल जाता है। अगला सवाल देखना, हाँ ये आपका देख लीजिएगा, लियोपार्ड एंड लायन इन ए फॉरेस्ट ग्रासलैंड, किसका एग्जाम्पल है? किस तरह का इंटरेक्शन शो करेगा? इंटरेक्टिंग स्पेसीज है और नेम ऑफ इंटरेक्शन है। तो लियोपार्ड और लायन कंपटीशन होगा ग्रासलैंड में, है दोनों सेम ही चीज, तो ये हो गया कंपटीशन। ए का फर्स्ट, कक्कू लेइंग एग इन क्राउड में, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही बात है आपका, इसको क्या बोलते हैं? ब्रूड पैरासिटिज्म बोलते हैं। तो पहला ए का फर्स्ट, बी का सेकंड हो गया। अच्छा, फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स माइक्रोराइजा, ये म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है, म्यूचुअलिज्म इंटरेक्शन को बोलेंगे। अ कैटल इग्रेट एंड कैटल इन ए फील्ड, कॉमेंसलिज्म, कॉमेंसलिज्म बोले तो एक को तो फायदा हो जाएगा, एक को ना फायदा होगा ना नुकसान होगा। तो कैटल को तो ना तो फायदा होगा ना नुकसान होगा, लेकिन कैटल इग्रेट को क्या होगा? जो नीचे से इंसेक्ट्स मिलेगा उसको खाएगा, तो उसको क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा। जब कैटल्स चलेगा घास पे तो क्या होता है? उससे छोटा छोटा इंसेक्ट टाइप का निकलता है, उसको क्या एक खा जाता है कैटल इग्रेट। तो इसको तो फायदा हो गया और कैटल को ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। क्लियर? तो आपका ये होना चाहिए क्या? ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ, डी का फोर्थ। ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। तो देख लीजिए, मैच कर लीजिए, ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड,
सी का थर्ड एंड डी का फोर्थ। थर्ड विल बी द आंसर। ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का थर्ड एंड डी का फोर्थ विल बी द आंसर। क्लियर। अगला सवाल देखिएगा, इन विच ब्लड corpuscles द HIV अंडरगोज रिप्लिकेशन एंड प्रोड्यूसेज प्रोजेनी वायरसेस। बोलता है किसमें जाकर HIV जो है प्रोजेनी वायरसेस रिप्लिकेट करेगा। T4 हेल्पर सेल बोलते हैं, यहाँ पर T4 हेल्पर सेल विल बी द आंसर। T4 हेल्पर सेल, तो यहाँ पर TH सेल्स लिखा है, T4 हेल्पर सेल्स विल बी द आंसर। क्लियर बात है, क्लियर है बिल्कुल। तो आंसर क्या हो जाएगा, TH सेल्स। अगला सवाल देखिएगा, इन प्रोकैरियोट्स, ये जो पोर्शन दिखाया जूलॉजी का है तो मैम डिस्कस करेगी, है ना, ये आपका टिपिकल जूलॉजी है, ठीक। अगला सवाल देखिएगा, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, इन प्रोकैरियोट्स द पॉजिटिवली चार्ज डीएनए, यहीं पर खेल गया। पॉजिटिवली चार्ज डीएनए होता है क्या, डीएनए कैसा होता है आपका, निगेटिवली चार्ज होता है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, पॉजिटिवली चार्ज डीएनए हेल्प्स विद सम निगेटिवली चार्ज प्रोटीन। बिल्कुल गलत बात, तो ये तो फॉल्स है, गलत है। इन अ रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड, डीएनए आपका निगेटिवली चार्ज होता है। पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन जिसको बोलते हैं बेसिक प्रोटीन है, नाम क्या होता है, पॉलीएमाइंस। क्या नाम होता है, पॉलीएमाइंस। उसमें लिपटता है किसमें, प्रोकैरियोट्स में। किस रीजन में, न्यूक्लियोइड में। गलत पूछा है, क्यों गलत बोला है ये, क्योंकि आपका डीएनए को बोल रहा है पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज प्रोटीन बोल रहा है, तो गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 देखिएगा, इन यूकैरियोट्स द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड, देखो बोल रहा है नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। तो बिल्कुल सही बात है, पहला तो गलत है, दूसरा सही है। फर्स्ट फॉल्स, सेकंड ट्रू। तो फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। ये हो जाएगा आंसर, फर्स्ट ही हो गया आपका आंसर, बाकी ऑप्शन पढ़ने का जरूरत भी नहीं। अगला सवाल पढ़ना, अगला सवाल देखिएगा, हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स रिप्रेजेंट्स मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स इन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस। बोलता है मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, देख रहे हो, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स कौन शो करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड। क्या हो जाएगा, थर्ड। ये है आपका मेटिंग बिटवीन द रिलेटिव्स, मेटिंग बिटवीन द रिलेटिव्स, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। क्लियर बात है। और अगर आपको जानना है, ये एनसीईआरटी का ही उठा कर सीधे दिया है जेनेटिक्स से, ये क्या है आपका, मेटिंग है। ये क्या है, मेटिंग है, ठीक। ये क्या है आपका, पेरेंट्स विथ मेल चाइल्ड अफेक्टेड, पेरेंट्स विथ मेल चाइल्ड अफेक्टेड। ये क्या है आपका, अफेक्टेड इंडिविजुअल, सब अफेक्टेड है, बीमारी है सबको, अफेक्टेड इंडिविजुअल। क्लियर है। आपसे पूछा क्या था कि मेटिंग बिटवीन द रिलेटिव्स बताना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। क्लियर, एकदम क्लियर। यहां तक अब तक जो भी पढ़ा है अभी तक तो एक सवाल भी नहीं आया बाहर का, आगे देखिएगा सब नोट्स से है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स डज नॉट सर्व द पर्पस ऑफ ईयरली डायग्नोसिस। बोल रहा है कौन सा जो है आपका टेक्निक ईयरली डायग्नोसिस के लिए नहीं यूज करते हैं, ऑफ ए डिजीज फॉर इट्स ईयरली ट्रीटमेंट। कौन सा पर्पस को ईयरली डायग्नोसिस के लिए यूज नहीं करते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट इलिसा टेक्निक, इसको यूज करते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसको भी यूज करते हैं, इसको भी यूज करते हैं। और आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर को भी यूज करते हैं, पीसीआर को भी यूज करते हैं। आपसे पूछा क्या है, डू नॉट डज नॉट सर्व द पर्पस ऑफ ईयरली डायग्नोसिस, जो ईयरली डायग्नोसिस काम नहीं करता है, तो कौन आंसर हो जाएगा, सीरम, क्या है, सीरम एंड यूरिन एनालिसिस। ये छूट गया है, सीरम एंड यूरिन एनालिसिस मतलब क्या, यूरिन का टेस्ट करते हैं ना, पुराने जमाना में भी करते थे, अभी भी करते हैं। तो ईयरली डायग्नोसिस, इसको ईयरली डायग्नोसिस में नहीं हम रखते हैं। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, सीरम एंड यूरिन एनालिसिस विल बी द आंसर। क्लियर है बात, सीरम एंड यूरिन एनालिसिस विल बी द आंसर। क्लियर है एकदम। चलो जी आगे चलते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल देखिए मैम, जूलॉजी का पोर्शन है ना, जूलॉजी का पोर्शन था इसलिए छोड़ दिए, मैम देखेगी इसको, आगे देखते हैं। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज ए रीजन। अच्छा, तो असर्शन में क्या आपसे वो बोल रहे हैं, असर्शन में बोल रहे हैं अमीनो सिंथेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द स्ट्रेटजीज ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ये तो गलत बात है। अमीनो सिंथेसिस को हम किसके लिए यूज करते हैं, सेक्स डिटरमाइन करने के लिए नहीं यूज करते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के लिए किए थे। उसका दुरुपयोग करते हैं हम कि सेक्स का डिटर्मिनेशन करते हैं।
तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। बैन ऑन अमीनो सिंथेसिस चेक इंक्रीजिंग मीनेंस ऑफ फीमेल फिटिसाइड इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट, ये बिल्कुल सही बात है। आपका अमीनो सिंथेसिस जब बैन करेगा तो उसका आपका फीमेल फिटिसाइड का जो है लेवल कम जाएगा। ठीक, तो आप पढ़ लीजिएगा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए फॉल्स है लेकिन आर ट्रू है, बिल्कुल सही बात। असर्शन गलत है, रीजन सही है। असर्शन गलत है, रीजन सही है। ठीक, आगे पढ़िएगा। हाँ, सीधा आपका किसे पूछा गया, इन्वायरमेंटल इशू से पूछता है। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स। सही बात है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर को हम थर्मल पावर प्लांट में यूज करते हैं, ये सही बात। स्टेटमेंट सेकंड पढ़िएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज थर्मल पावर प्लांट रिमूव्स आयोनाइजिंग रेडिएशन। ना जी ना, बिल्कुल गलत बात। पार्टिकुलेट मैटर्स को रिमूव करता है, आयोनाइजिंग रेडिएशन को रिमूव नहीं करता है। तो आंसर फर्स्ट तो सही है, सेकेंड आपका गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट ना, स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, ये भी गलत बात। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, ये भी गलत बात। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। फोर्थ विल बी द आंसर। पहला स्टेटमेंट सही था आपका, ट्रू था। सेकंड स्टेटमेंट क्या है आपका, फॉल्स है, गलत बात है। आयोनाइजिंग रेडिएशन को रिमूव नहीं करता है। अगला सवाल देखिएगा, मैम का है, जूलॉजी का पोर्शन है। ये भी जूलॉजी का पोर्शन, आप बोलोगे तो मैं बता दूंगा। वैसेक्टोमी है आपका क्या, सर्जिकल रिमूवल है। क्वाइटस इंटरप्टस क्या है आपका, वैसेक्टोमी आपका क्या है, सॉरी, वैसेक्टोमी आपका क्या होगा, वैसेक्टोमी जो आपका है, वैसेक्टोमी क्या है आपका, नेचुरल, सॉरी सर्जिकल मेथड है, सही तो था। क्वाइटस इंटरप्टस नेचुरल मेथड है। सर्विकल कैप्स आपका क्या है, बैरियर मेथड है। सहेली क्या है आपका, ओरल मेथड है। तो ए का क्या हो जाएगा, थर्ड। बी का क्या होगा आपका, बी का क्या होगा आपका फोर्थ, और सी का क्या होगा आपका सेकेंड, और आपका डी का क्या होगा आपका, डी का क्या होगा आपका फर्स्ट। तो मैच कर लीजिए, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकेंड, डी का फर्स्ट। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकेंड, डी का फर्स्ट, ये आंसर हो जाएगा। लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स द एंजाइम इन टेम्पोरली इनएक्टिव स्टेट, whereas high temperature destroy इंजाइमेटिक एक्टिविटी बिकॉज प्रोटीन्स आर डिनेचर्ड बाय हीट। बिल्कुल सही बात है। लो टेम्परेचर पर इंजाइम जो है आपका टेम्पोरली इनएक्टिव हो जाएगा, हाई टेम्परेचर दीजिएगा तो डिनेचर हो जाएगा। स्टेटमेंट सेकंड देखेंगे, व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट in its molecular structure and inhibits the activity of the enzyme, it is known as competitive inhibitor। दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। देख लीजिए, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स ना, बहुत स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड इज ट्रू, बिल्कुल दोनों सही है, तो सेकंड आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 भी सही है और स्टेटमेंट 2 भी सही है। आगे पढ़िएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोनिंग वेक्टर। कौन क्लोनिंग वेक्टर नहीं है, कौन क्लोनिंग वेक्टर नहीं है, प्रोब विल बी द आंसर, बाकी सारा क्लोनिंग वेक्टर है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज कैरिड आउट बाय साइटोस्केलेटन इन ए सेल। साइटोस्केलेटन का काम क्या है, मोटिलिटी, कॉपी पेस्ट लाइन एनसीईआरटी। मोटिलिटी, कॉपी पेस्ट लाइन किसका, परम सत्य एनसीईआरटी का। आगे चलिएगा, a protein is imagined as a line, the left end represented by first amino acid C terminal and the right end represented by last amino acid N terminal। गलत बात है। कैसे कैसे, आप देख लो, इधर जो है आपका बोल रहा है क्या, ये लेफ्ट हैंड में होता है N टर्मिनल और C होता है राइट साइड में। तो C होगा आपका राइट में और N क्या होगा आपका लेफ्ट में। N क्या होगा लेफ्ट में, तो N लेफ्ट में है और राइट में है। यहाँ पर क्या लिखा है आपका, लेफ्ट इंड रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट अमीनो एसिड सी टर्मिनल। तो गलत बात हो गया, ये तो गलत है पहला स्टेटमेंट, तो फॉल्स। सेकंड क्या बोलता है, एडल्ट ह्यूमन हेमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट, 2 सब यूनिट्स ऑफ अल्फा एंड 2 सब यूनिट्स ऑफ बीटा टाइप। तो ये भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहला गलत है, दूसरा सही है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, फर्स्ट विल बी द आंसर।
फर्स्ट विल बी द आंसर। अगला सवाल देखिएगा जी, मैम का पोर्शन है, मैम देखेगी इसको, जूलॉजी का पोर्शन है, मैम का नहीं ये मेरा पोर्शन है। ब्रॉड पाम विथ सिंगल पाम क्रीज इज विजिबल इन पर्सन सफरिंग फ्रॉम। सीधा एनसीईआरटी का डायग्राम अगर आप देखोगे तो डाउन सिंड्रोम में दिखाया है ब्रॉड पाम विथ करेक्टरिस्टिक, और बोला है क्या, सिंगल पाम क्रीज। किसका सिम्टम होता है, डाउन सिंड्रोम का। डाउन सिंड्रोम विल बी द आंसर। अगला सवाल देखिएगा, मैम का पोर्शन है, डिस्कस कर सकते हैं बट मैम का पोर्शन है। मैम का पोर्शन है, ये भी मैम का पोर्शन है, ये भी मैम का पोर्शन है। ये आप मैं कर सकता हूं लेकिन मैम का पोर्शन है। अगर आप देखोगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल इन नॉन प्राइमेट मैमल्स, साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड ईस्ट्रस साइकिल। बिल्कुल सही बात है आपका। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड्स बिटवीन द मेनार्क एंड मेनापॉज, बिल्कुल ये भी सही बात है आपका। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, ये भी सही बात है आपका। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड्स बिटवीन मेनार्क एंड मेनापॉज। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, ऑप्शन कुछ गड़बड़ है इसमें, आपको बता रहा हूं मैं, ये ऑप्शन गड़बड़ है। यहाँ पर फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड्स नहीं, कुछ और ऑप्शन होगा पक्का इसमें। आपका ए तो बिल्कुल सही है, आपका सी भी सही है और डी भी सही है ना। मैम देख लेगी इसको, क्योंकि ए जो ऑप्शन है सेकंड, इसमें डाउट है। ए सी और डी सही है आपका, ए सी और डी सही है। सेकंड ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, सेकंड ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, अलग बात लिखा गया है। शायद उसमें बोलता है कि फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को हम मेनापॉज बोलते हैं, क्वेश्चन से अगर हम चेक कर सकते तो। अगला सवाल देखिएगा जी, ये मैम का पोर्शन है, फिर से मैम का पोर्शन है, मैम का पोर्शन है, जूलॉजी है, जूलॉजी है, जूलॉजी है, हाँ आ गया बोटनी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑन कोरेस्पॉन्डिंग कोडिंग स्ट्रैंड इफ द सीक्वेंस ऑन mRNA फॉर्म इज एज फॉलो, ऐसा बोल रहा है। तो आपका कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस क्या होगा, क्या होगा देखिएगा। ए यू है, चलो 5 प्राइम इंड है आपका, ए यू की जगह पे क्या होगा, टी सी जी, ठीक। ए तो आप जहां पर देखो ऐसा ही आ जाना चाहिए, ए टी सी जी। ए आपको सही लग रहा है अभी तक। यहाँ पर देखिएगा ए यू सी जी, तो ए टी जी, बिल्कुल बिल्कुल फोर्थ विल बी द आंसर। करना क्या आपको है इसमें, बस यूरैसिल की जगह पे क्या कर देना है, थायमिन कर देना है, क्योंकि कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस वही होगा जो mRNA का सीक्वेंस होगा। कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस वही होगा जो mRNA का सीक्वेंस होगा, क्योंकि टेम्पलेट स्ट्रैंड से सिंथेसाइज हुआ होगा mRNA। तो कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस वही होगा जो mRNA का सीक्वेंस होगा। बस आपका क्या होगा, यूरैसिल के जगह पे क्या आ जाएगा, थायमीन आ जाएगा। यूरैसिल की जगह पे क्या आ जाएगा, थायमीन आ जाएगा। तो फोर्थ विल बी द आंसर, फोर्थ विल बी द आंसर। अगला सवाल देखिएगा जी, ड्यूरिंग जीनोड फेज ऑफ सेल साइकिल द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव बोलता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, तो ये तो गलत बात है, फॉल्स है। आपका जीनोड फेज में सेल जो है आपका मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, एनसीईआरटी का लाइन है ये भी। द सेंट्रोजोम अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ द इंटरफेज। इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। बिल्कुल सही जवाब, फर्स्ट इज द राइट आंसर, फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, जूलॉजी का पोर्शन है, मैम देखेगी ये भी, मैम का पोर्शन है ये भी। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इनब्रीडिंग, बोलता कौन जो है एडवांटेज नहीं है इनब्रीडिंग का। इट डिक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी ऑफ इनब्रीड पॉपुलेशन आफ्टर कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग। नॉट एडवांटेज, कौन एडवांटेज नहीं है, मेरे को तो फर्स्ट ही लग रहा है, बाकी पढ़ते हैं स्टेटमेंट। इट डिक्रीजेज होमोजाइगोसिटी, होमोजाइगोसिटी को बढ़ाता है, तो गलत बात है, बोल रहा है कम करता है, जबकि होमोजाइगोसिटी को ये बढ़ाता है। इट एक्सपोजेज हार्मफुल रिसेसिव जीन्स दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन, ठीक, एडवांटेज थोड़ी ना हुआ है। एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजरेबल जीन एंड एक्युमुलेशन ऑफ लेस डिजरेबल जीन्स एंड एक्युमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स टेक्स प्लेस, ये भी गलत बात। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। जूलॉजी है ये भी, जूलॉजी। टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग लेप्टोटीन, अच्छा टेट्राड फॉर्मेशन बोलता है लेप्टोटीन में आपको दिखता है, ना जी ना, गलत बात। सेकेंड स्टेटमेंट देखिएगा, ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमेयर्स स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट, बिल्कुल सही बात है जी, तो बी तो सही है, आपसे करेक्ट पूछा है, ठीक। टर्मिनाइजेशन ऑफ
टर्मिनलाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पैचिटाइन। पैचिटाइन में तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है, ये तो गलत बात हो गया ये, ठीक। न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर रीफॉर्म ड्यूरिंग टीलोफेज, ये भी बिल्कुल सही बात है, तो डी भी सही है, डी भी सही है। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ नन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, अच्छा तो ये भी गलत हो गया आपका, तो क्या हो जाएगा आंसर बी और डी, कहां दिया है बी एंड डी, थर्ड विल बी द आंसर, थर्ड विल बी द आंसर। अगला सवाल मैम जूलॉजी पोर्शन, और आपका ये भी है मैम का पोर्शन, जूलॉजी का पोर्शन है, और आपका यहाँ ही मैं अपना इस लेक्चर को ख़त्म करूँगा। काफ़ी तेज़ मैंने डिस्कस किया है क्योंकि एक कट टू कट एनसीईआरटी था, आज बताने के लिए कुछ भी नहीं है, पहले आपको सब कुछ बताया गया है, और विश्वास मानिए एनसीईआरटी से बाहर एक सवाल भी बाहर नहीं आया है। 200 सवाल हमने देखा, जूलॉजी का भी देखा है, बॉटनी का भी देखा है, सारा सवाल एनसीईआरटी है, कट टू कट है एनसीईआरटी, तो आपको तो बस वही फॉलो करना है और मस्त रहना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। एंड लेक्चर अपलोड करने में थोड़ा डिले हो गया ड्यू टू सम टेक्निकल इशू एंड PNG बनवाने में, तो इसके लिए है ना सॉरी, बट लेकर आए हैं और एकदम ज़बरदस्त तरीके से लेकर आए हैं और सारा सवाल आपसे डिस्कस किए। ठीक है, आज यहीं पर लेक्चर को ख़त्म करते हैं।